गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज हम लोग 36 मतलब 36वां क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आप लोगों को 34 परसों 34वें क्लास में, लेकिन बहुत कम बच्चों ने होमवर्क भेजा है इस बार। हमको लग रहा है शायद उन्हें उस दिन का मैथ कुछ भारी लग गया। खैर कोई बात नहीं है, फिर से आप लोग एक बार ट्राई कर लेंगे। उसको थोड़ा सा मैथ है, दमदार ऑब्जेक्टिव है, उसको आप फिर से बना लेंगे। मैं उसका आंसर आज आपको प्रोवाइड कर दूंगा ऑब्जेक्टिव का। जो मैंने ऑब्जेक्टिव दिया था परसों के क्लास में, उसका ऑब्जेक्टिव आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में नीचे आपको मिलेगा, या आपके व्हाट्सएप पर भी मैं वो ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको भेज दूंगा। उससे आपको सहूलियत मिल जाएगी। उसके बावजूद भी यदि नहीं बनता है तो फिर हम लोग देखेंगे, उस पर भी एक दिन विचार कर लेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बता दूं कि कल दिनांक 7 जून को टेस्ट होने वाला है। आप लोग तैयार रहेंगे। मैं उसकी सूचना सबसे पहले दे दूं आप लोगों को कि 7 तारीख को टेस्ट होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होगा। आज का क्लास आप लोग ध्यान से अटेंड करें, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज मैं टेस्ट के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। टेस्ट कल होगा, मतलब 7/6/2020 ऑब्जेक्टिव टेस्ट। कितने मार्क्स के होंगे? फुल मार्क्स 40 क्वेश्चन होंगे, 40 ऑब्जेक्टिव होंगे और टाइम 60 मिनट, मतलब 1 घंटा होगा। आप समझ सकते हैं 40 ऑब्जेक्टिव पर मैंने 60 मिनट दिया है। इसका मतलब है कि कुछ प्रश्न बड़े भी होंगे, उसको बनाने होंगे, तभी तो आप ऑप्शन लिख सकते हैं। इसलिए आप लोग कल तैयार रहेंगे 8 बजे, है ना। 8 बजे मैंने भी काफ़ी मेहनत से प्रश्न बनाया है, क्वेश्चन बनाया है। कल आपको पक्का 8 बजे आपके व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पहुंच जाएगा। 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 20 रहेगा ऑप्शन वाला। पहले 20 में 1 से लेकर के 20 तक में ऑप्शन रहेगा, मतलब A, B, C और D। उसमें आपको केवल ऑप्शन। आप लोग क्या करेंगे, अपने सहूलियत के लिए एक आंसर की कॉपी बना लेंगे। सबसे पहले उसमें अपना नाम, एक पेज के हो, वाइट हो तो और अच्छा है, नहीं तो रूलिंग भी चलेगा। अपना नाम लिख लेंगे, क्लास तो सबका 10 ही होगा, 10 लिख लेंगे। उसके बाद रोल नंबर और सेक्शन, किस सेक्शन में आप पढ़ते थे, 10A में, B में, C में या D में। अब मान लीजिए जो न्यू स्टूडेंट है वो रोल नंबर में लिख दीजिएगा न्यू स्टूडेंट, NS लिख दीजिएगा केवल शॉर्टकट में। मतलब जो इंस्टीट्यूट के नहीं हैं, जो बाहर के हैं, आउट ऑफ इंस्टीट्यूट है, या जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं कराया है, वो रोल नंबर की जगह पर NS लिख देंगे, है ना। और जो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हैं वो यहाँ रोल नंबर की जगह रोल नंबर लिखेंगे, और कि जिस सेक्शन में आप पढ़ते थे उस सेक्शन में। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये 4 चीज़ लिखने के बाद आप बना के रख लेंगे। 1 का आंसर, 2 का, 3 का, इस तरह से करते करते 20 एक तरफ, 20, जिसमें आपको केवल A, B, C, D ये भरने हैं। आंसर नहीं लिखना है। आप ध्यान रखेंगे कि A भी लिख दिए और आंसर भी लिख दिए, नहीं, केवल आपको लिखना है या तो A या तो B या तो C, जो भी आंसर सही है वो लिखना है 1 से 20 तक। और एक लाइन खींचेंगे और 21 से लेकर के 40 तक में आपको भरने वाला है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो भी उत्तर सही है वो केवल प्रश्न दोबारा नहीं उतारेंगे,
1 से लेकर 40 तक में से कोई भी प्रश्न दोबारा नहीं उतारेंगे। केवल आपको आंसर और एक पेज में हो जाना चाहिए। एक पेज का फोटो खींच करके 9 बजे तक आपको भेजना है। 9 बजे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं। आप 2-4 मिनट पहले भेज दीजिए, वो बेटर है, लेकिन लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर सॉरी हम आपका एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आपको 1 घंटा, मैंने काफ़ी समय दिया है, 40 मिनट, 40 ऑब्जेक्टिव पर 60 मिनट दिया है। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें कुछ बनाने भी होंगे, आपको बना के तब ना आंसर मारेंगे, लॉटरी तो मारना बेकार है, इसलिए आपको बनाने होंगे। आप एक रफ कॉपी अपने साथ रख लेंगे, उसमें रफ करते जाएंगे और इस वाले पेज में जो हमें भेजना है इसमें ABCD और ध्यान से लिखेंगे। बहुत बच्चे A और D एक तरह का लिख देते हैं तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है, तो इसको गौर करेंगे। A के तरह लिखेंगे, D के तरह लिखेंगे, है ना। तो अच्छे से आपको बना करके केवल 1 पेज हमें भेजना है। वो कैसे बनाए, रफ में जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो नहीं भेजना है ना। तो 8 बजे आपको क्वेश्चन मिलेगा, 9 बजे से पहले आपको हमें वापस करना है बना करके। ये मत मान लीजिए 9 बजे तक आप 35-35 ही बना पाए, तो आप ये नहीं सोचें कि टोटल बना लेते हैं तब सर को भेजेंगे, तब तो फिर आप 9:05 पर भेजें तब तो सारा बनाया हुआ बेकार है। इसलिए 2-3 मिनट पहले ही भेज दीजिए, वो अच्छा है, लेकिन 9 बजे तक आपको वापस करना है बना करके, है ना। 1 पेज में ही आपको सबसे ऊपर नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन लिख के 1 से 20 तक इधर ABCD वाला आएगा और 21 से लेके 40 तक ऑप्शन वाला आएगा। आपको 9 बजे तक और किसी भी और यदि आपको व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह नहीं मिलता है मेरा भेजा हुआ, तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर लें। इसका मतलब है कि आपको मैं मैसेज नहीं भेज पा रहा हूं, या फिर आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया है इसलिए आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमसे बात करके आज ही वो सॉल्यूशन कर लें, है ना। चलिए, तो तैयार रहेंगे, अच्छे से टेस्ट दें आप लोग, है ना। मेहनत से मन लगा के आज दिन भर प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करें, गेस्ट पेपर से करें, क्वेश्चन बैंक हो उससे करें, मॉडल पेपर हो, कोई भैया दीदी कोई पुराना भी हो वो सब चलेगा, या बुक से करें, बुक से भी बना लें, हैं। वो सब जो मैंने लिखाया है कंडीशन वगैरह वो सब याद करके रखें, ताकि आपको समय पर आप वापस कर सकें हमको अच्छे से ईमान। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, है ना। आप पर हम इतना भरोसा कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन घर पर हम दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं, आप पर कोई भरोसा करे और आप यदि उसके भरोसा को तोड़ देते हैं तो फिर ये सही नहीं लगेगा, ना आपको भी सही नहीं लगेगा। इसलिए ईमानदारी पूर्वक आप खुद से बनाएं, अपने भैया दीदी पापा किसी का हेल्प ना लें टेस्ट के दिन। और जितना आप में क्षमता है उतना आप भी खुद को आंक सकेंगे, है ना। इसमें भी पास मार्क्स 15 ही है, 40 में 15, पास मार्क्स 15 है। कम से कम 15 लाने हैं सबको, और हम तो चाहेंगे कि आप 40 में 40 लाएं। आपसे ज़्यादा खुशी हमें होगी कि चलिए मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो रहा है, मेहनत सफल हो रहा है। और आप ये सोचकर ना रहें कि जो मैंने पहले पढ़ाया है वही सब दूंगा, क्योंकि अब मान लीजिए मैं लगभग क्वेश्चन सारे अलग हैं, तरीका वही है, बनाना होगा आपको। अब मान लीजिए बुक में है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, वहाँ हम चेंज कर देंगे, आंसर चेंज हो जाएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 5 साल पहले मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था, बदल देंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आप सीख रहे हैं या नहीं, है ना। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। और एक महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि सर 8 बजे मेरे पास मोबाइल नहीं रहता है, मेरे पापा चले जाते हैं ड्यूटी करने मोबाइल लेकर के। तो देखिए ये तो एक बिग इशू है। इसका तो एक ही समाधान है कि आप कल 8 बजे
मेरे आवास पर आ जाइए, जहाँ हम क्लास लेते हैं वहीं पर आप टेस्ट दे दीजिए मेरे सामने बैठ कर के। एक ही सॉल्यूशन है। मेरा आवास सूर्यलोक कॉलोनी में है, बबरगंज थाना के आगे जीएस गार्डन रोड में। आप हमसे कांटेक्ट कर लें और आप मेरे आवास पे ही आ जाएं और यहीं पर टेस्ट दे दें। यदि आपके पास मोबाइल की असुविधा है, मोबाइल नहीं है कल 8 बजे उपलब्ध, तो और जो आएंगे कल वो हमसे आज ही संपर्क कर लें कि सर हम वहीं टेस्ट देना चाहते हैं, मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो फिर मैं उनका अरेंजमेंट कर दूंगा। कल 8 बजे पक्का वो 8 बजे से 10 मिनट पहले आ जाएंगे, लेकिन हाँ आज पहले बात करना होगा आपको, है ना। चलिए, और थोड़ी मोड़ी असुविधा तो होती ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा। और एक और सूचना दे दूं आप लोगों को कि फिजिक्स का फेयर मैं आप लोगों को आज प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इसका लिंक आज के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, या एक और 2 जगह मैं भेज दूंगा जहां आपको सुविधा हो। YouTube पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक मैं दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप वहां पर पहुंच सकते हैं और फिजिक्स एक्सरसाइज 1 का फेयर कर लेंगे। अथवा मैं आपके व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा, मैं आपके व्हाट्सएप पर PDF फाइल में भेज दूंगा फिजिक्स एक्सरसाइज 1 का फेयर। दोनों जगह जहां आपको सुविधा हो वहां से आप फेयर कर लेंगे। लेकिन मैं एक सलाह दूंगा आप लोगों को, फेयर तो मैं आज भेज दूंगा आप लोगों को, लेकिन काइंडली आप लोग उस पर आज ध्यान ना दें। आप आज दिन भर ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें मैथ में, कल टेस्ट के बाद आप फेयर कर लें। आज ऑब्जेक्टिव बनाएं, कल आप लोग फेयर करेंगे, मतलब संडे को 9 बजे आप लोग फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उस लिंक के थ्रू, या मैं जो आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करूंगा उसके थ्रू आप फेयर कर लेंगे फिजिक्स में एक्सरसाइज 1 का। थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचने में मान लीजिए इधर उधर 19-20 हुआ होगा, वो अपना आप कॉमन सेंस लगा लेंगे। जैसे कि मान लीजिए प्रतिबिंब है, प्रति आ गया है, बिंब छूट गया है, तो ये कॉमन सेंस आप लगा लेंगे कि प्रति आ गया है, बिंब छूट गया, इसका मतलब इसके बाद तो बिंब ही होगा, है ना। खैर वो आप देख लेंगे, ठीक है। आज मैं फेयर भेज दूंगा, लेकिन आप लोग आज टेस्ट की ही तैयारी करें दिन भर। कल टेस्ट देने के बाद कल मेरा क्लास नहीं होगा, याद रखेंगे, कल मेरा क्लास नहीं होगा। कल तो दिन भर सारा दिन कॉपी चेक करने में ही लग जाएगा। कल मेरा क्लास नहीं होगा। कल देखते हैं, यदि होगा तो आनंद सर का क्लास का वीडियो अपलोड होगा, और नहीं तो आप लोग कल दिन भर फेयर कर लेंगे। आप लोग को मंगलवार को फेयर भेजना है, ट्यूसडे को, है ना। ट्यूसडे को आप लोग को फेयर हमें भेजना है, वापस करके फ़ोटो खींच करके। जितना भी फिगर होगा फेयर का वो पेंसिल से बनाएंगे आप। किससे बनाएंगे? पेंसिल से, याद रखेंगे। फिगर फिजिक्स में पेंसिल से बनाना है। पेंसिल से बनाने से एक फ़ायदा भी है, मान लीजिए कुछ गलतियां भी हो गई तो फिर बाद में हम उसे मिटा करके चेंज कर सकते हैं, सुधार भी सकते हैं। क्वेश्चन आप रेड से लिख लें, ज़्यादा बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, और आंसर ब्लू या ब्लैक से, और फिगर पेंसिल से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, है ना। उत्तल दर्पण में मेनली एक ही तरह के प्रतिबिंब बनते हैं।
हाँ, तो हम लोगों ने क्या कहा कि उत्तल दर्पण में मुख्यतः एक ही टाइप का प्रतिबिंब बनता है ना, लेकिन दो एक्स्ट्रा भी करते हैं। टोटल 3 पढ़ेंगे हम लोग। उत्तल दर्पण में टोटल कितना पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे। ये उत्तल दर्पण है। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है ना। दर्पण का नाम MN। हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है और वक्रता केंद्र भी दर्पण के पीछे होता है। चलिए, एक प्रकाश किरण A से निकली जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो नियम के अनुसार जो प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये परावर्तन के बाद ऊपर चली जाती है, होता है ना, और मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। किरण आरेख की बनावट में हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, वो दर्पण से परावर्तन के बाद ऊपर तो चली जाती है, और कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? F से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से। लेकिन एक किरण से काम नहीं चलेगा, दूसरा किरण ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की दिशा में जा रही है, वक्रता केंद्र की दिशा में जा रही है। तो जानते हैं हम लोग जो प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में जाती है, वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के C तक एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन होगा, एक ही लाइन। आप सीधा बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे, है ना। तो जो प्रकाश किरण यहाँ टकराया, चूंकि यह वक्रता केंद्र के सीध में है, इसलिए वह उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। यहाँ पर कटा तो यहाँ से इसका लंब डाल दिए, ये IB क्या हो गया? प्रतिबिंब। जब वस्तु दर्पण के सामने कहीं भी अवस्थित होगा, मतलब अवतल दर्पण में हमेशा एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है, इस टाइप का। 2 किरण लिए, एक मुख्य अक्ष के समानांतर गया, ये परावर्तन के बाद ऊपर चला गया, F से आता हुआ प्रतीत होने लगा। दूसरा A से निकला, यहाँ पर टकराया, चूंकि यह वक्रता केंद्र की दिशा में था, इसलिए वह उसी पथ पर वापस लौट गया। दोनों यहाँ कटा, इसलिए वहाँ से लंब डाल दिए, वही प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच, P एवं F के बीच कहीं भी बन जाएगा, है ना। दूसरा सीधा, आप देख रहे हैं कि वस्तु तो मुख्य अक्ष के ऊपर था ही, प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसका मतलब सीधा। और सीधा मतलब काल्पनिक। और हम लोग देख रहे हैं वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा, मतलब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो इसमें उत्तल दर्पण में मेनली एक ही कंडीशन है, लेकिन 2 हम लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं, है ना। आपके बुक में एक ही कंडीशन मिलेगा यदि आपको आ जाए, एक ही, मतलब जैसे कि अवतल दर्पण में 7 कंडीशन पढ़े थे, है ना। उत्तल दर्पण में मेनली एक ही है, लेकिन 2 भी है, वो फोकस और अनंत वाला जो हम बताए थे, वो उसका भी इसमें यूज होगा। 2 और भी एक्स्ट्रा, मतलब 2 फव्वा ही मान के चलते हैं हम लोग। चलिए, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी अवस्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, P एवं F के बीच, सीधा, काल्पनिक और वस्तु से छोटा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तल दर्पण का सबसे मुख्य यही वाला कंडीशन, इसको आप लोग उतार लें। चलिए, उत्तल दर्पण का दूसरा कंडीशन, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर हो। हम बताए थे परसों वाले क्लास में, 34th क्लास जो हुआ था, कि अनंत और फोकस की गहरी दोस्ती है।
मतलब चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, वस्तु अनंत पर होगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। वस्तु फोकस पर होगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, ये बात हमेशा सच है, उसी तरह ये बात भी हमेशा सच है। याद रखें आप, चाहे कोई दर्पण हो चाहे कोई लेंस हो, अनंत पर है तो अनंत पर है। पहले हम लोग बना लिए ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। देखिए तो वस्तु अनंत पर है, हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण में, ये अनंत से आने वाली किरणें आपस में एक दूसरे के समांतर होती है। तो चलिए समानांतर किरण ले लेते हैं। चलिए ये दो किरण आ रही है, ये समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, एक दूसरे के समांतर। ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे के समानांतर हैं। ये कहाँ से आ रही हैं? अनंत से आ रही है। क्यों आ रही है अनंत से? क्योंकि वस्तु जो है वो अनंत पर है। वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। अनंत से आने वाली किरणें समानांतर होती हैं। और हम बताए थे अवतल दर्पण में जब पढ़ाए थे तो कि जब अनंत पर वस्तु होगा तो वस्तु नहीं बनाया जाता है, केवल समानांतर किरण दिखा देंगे, इसका मतलब है कि वस्तु अनंत पर है। तो समांतर किरण आ रही है मतलब वस्तु अनंत पर है। ठीक है, पहला किरण ये है, तो जितने डिग्री का कोण बना के ये ध्रुव पर आती है उतने ही डिग्री का कोण बना करके ये क्या हो जाएगी, फिर परावर्तित भी हो जाएगी। नियम के अनुसार किरण आरेख की बनावट में हम लोग पढ़े थे कि जो प्रकाश किरण ध्रुव पर आती है वो जितना डिग्री का कोण आने समय मुख्य अक्ष के साथ बनाती है उतने ही डिग्री का कोण लौटने समय भी मुख्य अक्ष के साथ बनाती है ना। अब दूसरा किरण ये वक्रता केंद्र की दिशा वाला लिए हैं, तो चूंकि जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? वक्रता केंद्र से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? वक्रता केंद्र से। तो उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। उसी पथ पर वापस क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। इसका मतलब जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं पर जा कर के कट जाएगा। ये जो किरण इधर आई ये कहीं पर कटेगा, जहाँ कटा वहाँ से लंब डाल दिए, आई बी। आप देख रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर। हम बोले थे कि अनंत और फोकस की गहरी दोस्ती है। अवतल में भी हुआ था, उत्तल में भी हो रहा है, लेंस में भी होगा। फोकस पर, दर्पण के पीछे। चलिए पीछे नहीं भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस तो पीछे होता ही है। दूसरा सीधा, तीसरा काल्पनिक और चौथा वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु से बहुत छोटा। चलिए ये उत्तल दर्पण में दो कंडीशन हो गया। मेनली तो पहला वाला ही था, दूसरा भी एक और है, उसको भी आप लोग देख लेंगे ध्यान से। इस कंडीशन में भी प्रतिबिंब काल्पनिक बना, सीधा बना और छोटा बना। उस पहले वाले में भी वही हुआ था। अब देखते हैं तीसरे वाले में क्या होता है। इसको उतार लें आप लोग। हाँ, तो आप लोग देखें तीसरा और अंतिम कंडीशन उत्तल दर्पण का, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने P पर हो, P मतलब ध्रुव पर हो, जैसा कि अवतल दर्पण में हुआ था उसी तरह होगा। P पर बस हो गया, खत्म। प्रतिबिंब P पर ही बनेगा। संपाती जैसे होता है ना, ग्राफ में आप लोग संपाती पढ़े थे, एक के ऊपर दूसरा, बस उसी जगह पर बन जाएगा जहां पर वस्तु है एकदम सटा हुआ। P पर ही बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और चौथा नंबर में
वस्तु के बराबर मतलब वस्तु के समान आकार का। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, है ना। ध्यान से देखें आप लोग, ये अंतिम कंडीशन था। आप देखे होंगे उत्तल दर्पण कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, जबकि अवतल उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनाता है ना। तो ये अंतर हो गया। उत्तल दर्पण कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है और अवतल दर्पण बड़ा, छोटा, समान आकार का हर तरह का प्रतिबिंब बनाता है। यदि आपको हम पूछें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, तो ये सब अंतर। सबसे पहला पारिभाषिक अंतर, मतलब उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, जबकि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। ये पारिभाषिक अंतर हुआ। उसके बाद दूसरा अंतर ये सब लिखेंगे आप लोग। उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल दर्पण काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है ना। अवतल दर्पण दर्पण के सामने भी प्रतिबिंब बनाता है और दर्पण के पीछे भी प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण हमेशा दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनाता है ना। हर कंडीशन में आप देखे होंगे दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बना। वो जो दर्पण पर बना इस कंडीशन में, वो भी हम लोग पीछे ही मानते हैं, क्योंकि दर्पण पर ही में बना तो दर्पण के पीछे ही हो गया, है ना। तो उत्तल दर्पण हमेशा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा सीधा बनाता है, हमेशा छोटा बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण हर तरह का प्रतिबिंब बनाता है। तो इस तरह मिला करके हम इसका अंतर भी कर सकते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। ये 3 कंडीशन है। 7 कंडीशन हमने अवतल में पढ़ा और 3 कंडीशन उत्तल दर्पण में पढ़ा। तो टोटल कितने हो गए? 7 × 10। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को लगभग अब पढ़ चुके हैं। 1 या 2 क्लास और इसमें होगा। ये पहला चैप्टर थोड़ा लंबा है, मैंने पहले भी बताया था आपको। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा लंबा है, थोड़ा समय लेता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं और क्यों होते हैं, है ना। और एक चिन्ह परिपाटी और एक आवर्धन, 3 टॉपिक बच गया है। आज आपका ध्यान टेस्ट पर होगा, टेस्ट की तैयारी पर होगा, इसलिए आज बहुत लंबा क्लास नहीं होगा। आप लोग अच्छे से टेस्ट की तैयारी करें, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें। कोई दिक्कत हो तो चलिए हम भी हैं आपके साथ, लेकिन हाँ आज दिन भर तैयारी करें। गेसे पर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट या कहीं से भी हो सके बुक, कोई अदर पब्लिकेशन की बुक या एनसीईआरटी की ही बुक, या पिछला वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाया, जब कहीं कोई उपाय नहीं लगे तो पिछला वीडियो देख करके आप रिवाइज कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कोई सवाल हम आपको दे दिए 2x + 3y = 7, 5x - 7y = 9। इसमें पूछ दें ऑब्जेक्टिव में ही कि x बराबर वाट, y बराबर वाट। तो अब आप बताइए कि बिना बनाए तो संभव है नहीं, इसलिए आपको सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, है ना। प्रैक्टिस करके आपको सीखना होगा कैसे बनाना है। ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं, कुछ सब्जेक्टिव भी है जो बनाना ही पड़ेगा आपको। बिना बनाए आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो आज दिन भर प्रैक्टिस करें। जो भी पहले क्लास हुआ है 8 बजे कल तैयार रहें टेस्ट के लिए, अच्छा नंबर लाएं। कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बात करें। आज मैं 2 चीज़ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और आपके व्हाट्सएप पर भी दे दूंगा, जहां से आप देख सकें। पहला फिजिक्स का फेयर का लिंक दे दूंगा, एक्सरसाइज 1 का, और दूसरा वो जो परसों के होमवर्क में ऑब्जेक्टिव दिया था मैंने, शायद 27 था जो भी, या 28, जो भी 27, तो उस 27 का आंसर दे दूंगा। किसका आंसर कौन सा है ऑप्शन दे दूंगा, ये दोनों दे दूंगा, आप उससे हेल्प ले लेंगे। लेकिन आज फेयर नहीं करें, फेयर कल टेस्ट के बाद करें, आज दिन भर टेस्ट की तैयारी करें। चलिए
क्लास को हम आज शॉर्ट में यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे से तैयारी करें, अच्छा नंबर लाएं। हम लोग सोमवार के क्लास में मतलब परसों के क्लास में रिजल्ट भी देंगे, बताएंगे किस बच्चे ने कितना मार्क्स लाया। टॉप 10 की भी घोषणा करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना, अपने परिवार का, अपने मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।